सिंह आज ब्यूरो रिपोर्ट की शुरुआत करेंगे हमीरपुर से, जहां आपको बता दें कि धड़ल्ले के साथ अवैध खनन हो रहा है। और इस बीच गौरतलब ये है कि हमीरपुर में अभी भी प्रशासन नतमस्तक है खनन माफियाओं के खिलाफ। और इसी के साथ साथ आपको ये बताते चलें कि लगातार जिस तरीके से जिस तेजी के साथ अवैध खनन हो रहा है, उससे लोगों को भी काफी समस्या हो रही है। और इसी के साथ साथ आपको ये बताते चलें कि रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो कि टारगेट किलिंग की ओर बात करेंगे, जब जम्मू कश्मीर में पुलवामा से एक और टारगेट किलिंग का मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें, टारगेट किलिंग को अंजाम देते हुए एक नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की जो पहचान है अचन गांव के काशीनाथ पंडित के बेटे संजय पंडित के रूप में हुई। पुलिस ने कहा है कि उसे अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। तो वहीं बैंक सुरक्षा गार्ड के रूप में ये शख्स काम कर रहा था और अचानक जिस तरीके से इसकी मौत हुई है, पूरे कश्मीर में इस वक्त गम का माहौल है, क्योंकि टारगेट किलिंग के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें, इस बीच अमर अब्दुल्ला ने भी इस पूरी घटना की निंदा की है, शोक व्यक्त किया है। और पुलवामा में टारगेट किलिंग के से पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं और इसी कड़ी में एक और टारगेट किलिंग का मामला सामने आया, जहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड को उस वक्त गोली मार दी गई, उसकी हत्या कर दी गई जिस वक्त वो बाजार जा रहा था। हालांकि इस घटना के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसे टारगेट किलिंग से जोड़कर ही देखा जा रहा है। कुछ आतंकियों ने इस शख्स की हत्या कर दी। और इसी खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं मोहम्मद आमीन, राजनीतिक विश्लेषक। उनसे जानेंगे कि इस पूरी घटना को लेकर उनकी क्या कुछ राय है। मोहम्मद आमीन सर, टारगेट किलिंग के मामले सरकार के तमाम दावों के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक और ताजा मामला पुलवामा से सामने आ गया है। क्या लगता है सर कि क्या कभी टारगेट किलिंग पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लग पाएगा, फुल स्टॉप लग पाएगा? ये जो आपने बताया कि कश्मीर में जो आतंकवाद है, जी। ये आतंकवाद का मुद्दा आज का नहीं, बहुत पुराना मुद्दा है। और ये आतंकवाद के तहत ही लोगों को डराया जाता था, धमकाया जाता था, और इसकी वजह से लोग वहां पर जा नहीं पाते थे, आ नहीं पाते थे। आप देखिए कि जो बात है ये 370 से पहले की है। वहां पे स्टोन किलिंग होती थी, लोगों को मारा जाता था, वहाँ बम चलाए जाते थे। इस तरीके से कोई भी सुरक्षित नहीं महसूस करता था अपने को। लेकिन आज देखिए कि अभी बहुत दिनों के बाद ये आतंकवाद की घटना जो है ये हुई है पुलवामा में, जिसमें कश्मीरी पंडित समुदाय के 40 वर्षीय संजय शर्मा को गोली मारकर सरेआम हत्या कर दी गई, क्योंकि वो अपने एटीएम पर ड्यूटी करने जा रहे थे। ये बात देखिए, आप देखेंगे कि अगस्त 2019 जब से 70 से पूर्व की बात की बात है, लागू हो गया, तब आप देख रहे हैं कि हत्याओं में इस तरीके से रोकथाम हुई, यहाँ पे पत्थरबाजी बंद हुई। अब तो इस तरह की स्थिति इक्का दुक्का ही देखने को मिल रही है। जहाँ तक सुरक्षा बलों का सवाल है, फुल मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। अब उन्हें खुली छूट नहीं है इस तरीके से आतंकवादी पूरे इलाकों में, पूरे कश्मीर में आप खुले घूम सके। और आमीन जी, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है आमीन जी कि जिस तरीके से अब जो ये घटनाएं टारगेट किलिंग की बढ़ने लगी हैं, ये अब ज्यादा सुर्खियों में आने लगी हैं, या इससे पहले से ही कश्मीर में इस तरह की वारदातें हो रही थी जिससे बाकी दुनिया, बाकी जो देश है वो बेखबर था? देखिए, ये बहुत ज्यादा हुआ है इससे पहले, जिसको कि आप काउंट नहीं कर सकती। रैली के अंदर इतनी दुर्घटनाएं होती थी, इतनी हत्याएं होती थी, इतना आतंकवाद फैला हुआ था, इसके लिए भी गवर्नमेंट भी वहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। क्योंकि ये तो 1970 की बात है जो अगस्त 19 के बाद से शुरू हुई, जिसमें कि भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने वहाँ पर हटा दिया जो उनका अपना एजेंडा भी था, और अपना एक फ्लैग हो गया जो हमारा राष्ट्रीय फ्लैग है, एक फ्लैग हो गया जो उनका सफेद लाल रंग का फ्लैग था, वो हटा दिया गया। और जहाँ पर आप देखेंगे कि हर हफ्ते, हर शुक्रवार को वहाँ पर कश्मीर के अंदर श्रीनगर में जामा मस्जिद के आसपास स्टोन क्लीन, मतलब स्टोन पत्थरबाजी जिसको कहेंगे, होती थी और खुलेआम होती थी। उसमें बहुत से लोग मारे जाते थे इस पत्थरबाजी से, और कोई भी आदमी वहाँ पर फ्रीली घूम नहीं सकता था, कर्फ्यू होता था, और सिक्योरिटी की सिचुएशन बहुत ही बदतर हो चुकी थी। आज आप देखिए, ना तो कर्फ्यू है, ना ही सिक्योरिटी सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है। सभी लोग घूमने जा रहे हैं, टूरिज्म बढ़ रहा है,
ये कब हुआ? जब प्रत्येक शुक्रवार को वहां पर क्या लगाना पड़ता था मस्जिद के पास, वो वापा यानी ट्रांजिट लॉ जो था उसको लगाना पड़ता था, उसके तहत सेफ्टी की जाती थी। मिलिटेंसी बहुत टॉप पे थी। आज जो ये बात हुई है 73 के बाद, आपको देखने को मिलेगा मिलिटेंसी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आप देखेंगे कि अभी मई 12 में जो है राहुल भट्ट था कश्मीरी बड़गाम में, वो एक सरकारी कर्मचारी था, उसकी हत्या के बाद 5000 लोग दर्द की वजह से जॉब पर नहीं जा रहे थे बड़गाम के इलाके के लोग कश्मीरी। तो ऐसा नहीं है। अब आप देखेंगे जब से ये डाउनग्रेड कर दिया गया स्टेट को, 2 टेरिटरी बना दिया गया है, एक तो लद्दाख और दूसरा JNK, तो उससे कुछ कंट्रोल हुआ है। आप देखेंगे इस बात को भी कि यहाँ के जो LG हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, श्री मनोज सिन्हा जी। बहुत ही एक्सपीरियंस आदमी है, बहुत ही समझदार और सुलझे आदमी है, और उन्होंने सिचुएशन को काफी कंट्रोल किया है। आप एक बात तो ये भी पाएंगी कि वो हमेशा हर मंथ अपनी रेडियो टॉक करते हैं, जिसे कहते हैं आवाम की आवाज के माध्यम से बात करना चाहते हैं, जनता से कश्मीरियों तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन आपकी कश्मीरियों के ऊपर है, इनको इतनी आजादी, उनको सारी सुविधाएं दिए जाने के बाद अगर वो इस तरह की हरकतें करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। पर मोहम्मद आमीन जी, जिस तरह से घटनाएं बढ़ने लगी हैं, सरकार जहां एक तरफ दावे कर रही है कश्मीर को एक सुरक्षित स्थान के रूप में दिखाया जा रहा है और पूरी दुनिया को वहां पर्यटन के लिहाज से भी बढ़ावा देने की कोशिश है, लेकिन इन घटनाओं के बीच क्या आपको लगता है पर्यटन को उस स्तर पर ले जाया जा सकेगा कश्मीर के अंदर? और जिस तरीके से लोगों में अब आक्रोश बढ़ चढ़कर सामने भी आने लगा है, कई तरह के प्रोटेस्ट भी कश्मीर में देखने को मिले हैं और कई लोग वहां से पलायन करने के लिए भी मजबूर है। उनका ये कहना है कि अब कश्मीर में वो नहीं रह पा रहे हैं। खासतौर पर अगर पंडित समुदाय की अगर हम बात करें, उनका कहना है कि अब इस तरह की घटनाएं तेजी के साथ बढ़ने लगी हैं और बेकसूर लोगों को मारा जा रहा है। जिस वक्त ये जो ताजा मामला सामने आया पुलवामा से, वो बाजार जा रहा था सिक्योरिटी गार्ड और उस दौरान उसकी हत्या कर दी गई इस तरीके से, और इससे पहले भी ब्लास्ट कर दिए गए, घरों में ब्लास्ट हुए, सुरक्षा बल ने चेकिंग की, लेकिन बावजूद उसके या तो चेकिंग में चूक रही या किसी और कारण से वहां पर फिर दोबारा ब्लास्ट हुए, कई बच्चे कई महिलाएं उसका शिकार हुई। तो ऐसे में एक सुरक्षित स्थान कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को कैसे मिल पाएगा? देखिए, इसके लिए तो देखिए वहाँ की जनता है, वो जनता के साथ साथ में जो हमारे कश्मीरी एरिया में आपको जिक्र कर रहा था कि बड़गाम जिले में मिस्टर राहुल भट्ट की हत्या हो गई थी, वो सरकारी कर्मचारी थे। मैं मई 2012 की बात कर रहा हूँ। अब आप देखिए इसके बाद के बड़गाम के जो 5000 लोग थे वो वहाँ पर जॉब में नहीं जा रहे थे। ऐसा नहीं करना है। देखिए, सरकार को सहायता देनी है, सरकार से सहायता लेनी है और दोनों को मिलजुल के वहाँ पर रहना है। तो इस तरीके से अपना सद्भाव अपना बनाए, और ये भागने से काम नहीं चलने वाला है। जब सरकार उनके साथ है, केंद्र सरकार उनके साथ है, हमारे गवर्नर उनके साथ हैं, तो कम से कम इन लोगों को चाहिए कि अगर कोई छोटी मोटी घटना होती है उसे डरने की जरूरत नहीं है, न भागने की जरूरत है, और वहाँ पर जम के रहे और जो भी हो सकता है वो सरकार से सहायता ले। हमारे सिक्योरिटी बल, फोर्सेज, सभी जवान उनके लिए तत्पर है काम करने के लिए, चाहे वो रात की बात हो, 24 घंटे रहते हैं जवान, उन जवानों से सहायता लेनी होगी और वहीं पर रहना होगा। इतनी कड़ी सुरक्षा की जो बात की जाती है कश्मीर में, आमीन जी, पर इतनी कड़ी सुरक्षा की जो बात कश्मीर में की जाती है उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आखिर हथियार कहां से कैसे लाए जा रहे हैं, किस तरीके से विस्फोटक पदार्थ कश्मीर में दाखिल हो रहे हैं, क्या लगता है चूक कहाँ है? ये तो देखिए, जहाँ तक सवाल है सिक्योरिटी बल देख रहे हैं और जांच कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि सरकार को थोड़ा सा और टाइट होना होगा, चाहे उसमें वहाँ की जनता परेशान हो या कुछ हो, क्योंकि बात आ जाती है कि वहाँ की जनता को तंग किया जा रहा है। तंग नहीं किया जा रहा, सुरक्षा बल अपना काम कर रहे हैं। अगर सुरक्षा बलों को चूक हो जाती है तो उसका कारण एक ये भी कि वहाँ के लोग सहयोग नहीं दे रहे। मैं समझता हूँ जिस इलाके में हमारे पंडित समाज के लोग रहते हैं, उन इलाके के लोगों को चाहिए कि वो भी सरकार का सहयोग दे, सिक्योरिटी बलों को सहयोग दे और अपनी पूरी इंफॉर्मेशन दे, उनसे शेयर करें, तब जाके कहीं कुछ बात बन पाएगी। अकेले सुरक्षा बल भी नहीं कर सकते और न अकेली जनता कर सकती है। दोनों का सहयोग आपस में बहुत जरूरी है मैडम। रामीन जी, अगर सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए, अभी इलेक्शन भी होने जाने हैं, तो क्या लगता है कि अभी और किन जगहों पर, किन किन केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करके सुरक्षा के लिहाज से उन्हें पुख्ता करने की जरूरत है कश्मीर में? पली जी, देखिए, मैं पहले भी इलेक्शन कमीशन का चुनाव आयोग में डायरेक्टर रह चुका हूँ, संयुक्त निदेशक।
तो मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि देखिए वहाँ पर डिलिमिटेशन हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई है, बल्कि ये जो हमारे जो एससी के सीटें हैं वो 7 सीटें असेंबली की ओर बढ़ गई। इसकी वजह से लोगों को अपना चुनाव में भाग लेने का मौका मिलेगा और जो पिछड़ापन है वो दूर होगा। जहाँ तक सवाल है इस बात का कि क्या ये इलेक्शन कमीशन जब भी चुनाव कराता है, मैं उसकी प्रक्रिया आपको बता देता चाहता हूँ कि सबसे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस को देखता है कि वहाँ पर कितना हमारा सुरक्षा बल है, हमारे किस तरह से चुनाव होंगे, उनको किस तरह सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ये हमारी सुरक्षा है 3 टायर में होती है। 3 टायर में एक तो लोकल पुलिस करती है, एक हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस करते हैं और एक वहाँ से जो अधिकारी है वो रहते हैं वहाँ पर। तो इस तरीके से चुनाव सुरक्षित पूर्ण होंगे, चुनाव में कोई चूक नहीं हो सकती। अभी इससे पहले भी चुनाव कराए गए कश्मीर में, जब आतंकवाद था उस वक्त भी चुनाव कराया गया सफलतापूर्वक। तो इस तरीके से आसानी से अब चुनाव कराए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं किसी चीज की, न ही वहाँ को किसी आदमी को भय होना चाहिए। पर अमीन जी, अब बढ़ चढ़कर पॉलिटिकल पार्टीज भी आ रही हैं, इस पूरी घटना को लेकर अभी निंदा की गई है, तो क्या लगता है राजनीतिक एंगल भी हो सकता है इस तरह के हमलों को लेकर, और कहीं ना कहीं सरकार की जो कश्मीरी पंडितों को लेकर जो नीति है वो फेल होती नजर आ रही है कश्मीर में? नहीं, ये तो अपोजिशन को कहना है कि ये फेल हो रही है, लेकिन फेल नहीं हो रहा है। उसको देखना होगा कि पहले कैसी स्थिति थी, 370 से पहले कैसी स्थिति थी, कितना हमारा नुकसान हो रहा था, कितना हमारे टूरिज्म को नुकसान हो रहा था, कितना वहाँ के लोगों को नुकसान हो रहा था। बल्कि मैं समझता हूँ कुछ परिवारों को ही वहाँ पर ये छूट थी कि वो जी सके, वो देश और विदेश जा सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके। लेकिन अब सरकार ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी वहाँ पर, केंद्र सरकार ने भी और स्टेट ने भी प्रशासन के तहत सबको सुरक्षा देके, सबको समान व्यवहार करके, सबको समान दिशा निर्देश देके, जिससे सभी लोगों को फायदा हो। इसकी वजह से आप देखेंगे कि अब बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा लेंगे इसमें, वोटिंग में, और सुरक्षा भी रहेगी। और जहाँ तक सवाल है विरोधियों का, तो विरोधियों को तो हमेशा कहना रहा है कि ये सरकार कुछ नहीं कर रही है, वो हमेशा निगेटिव बोलते हैं। अगर ये छोटी दुष्काएं हो रही हैं तो इसको ज्यादा हाईलाइट करने का काम सिर्फ, अब आप देखिए, अभी मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि अभी राहुल गांधी जो अपनी देश यात्रा पर निकले थे वो कश्मीर गए और उन्होंने लाल चौक पे झंडा फहराया। किस तरीके से फहराया आपको याद होगा, जब हमारे पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष माननीय मुरली मनोहर जोशी जी गए थे, उसे कितनी सुरक्षा थी, इतना कड़ा पहरा किया गया था, पूरा मिलिट्री लगा हुआ था। और आज इनको फ्री घूम रहे थे, वो हाफ फकीन की बनियान में और जीन्स में वहां घूम रहे थे और अपने सिस्टर के साथ बर्फ से खेल रहे थे राहुल गांधी जी। तो ये क्या है, ये दर्शाता है कि वहां पर भय बिल्कुल नहीं है। हाँ, छोटी मोटी घटनाएं हो सकती है और हो रही है या हो सकती है, ये तो हाईलाइट करते हैं प्रेस वाले, ज्यादातर मीडिया वाले, मैं समझता हूँ। जी अमीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर। और अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। इस वक्त आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति के मामले में सीबीआई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखते हुए सीबीआई मुख्यालय के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और दूसरी तरफ दिल्ली के डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी के बाद उद्धव गुट के संजय राउत और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी सिसोदिया के समर्थन में उतर आए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी पर इस बीच जमकर विपक्षी पार्टियां निशाना साध रही हैं और आम आदमी पार्टी को सहयोग और समर्थन देते नजर आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का घमासान जारी है राजधानी में और देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उतर आए हैं। यहाँ आपको बताते चलेंगे, इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा है कि ज्यादातर सीबीआई अधिकारी, ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सीएम केजरीवाल ने ये ट्वीट लिखा है, अंग्रेजी में ये ट्वीट है, जहां उन्होंने लिखा है कि ज्यादातर सीबीआई के अधिकारी उनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब नीति मामले में गिरफ्तार करने के खिलाफ थे, लेकिन उन्हें राजनीतिक दबाव के कारण बिना सबूत के ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। अब सीएम अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट आ जाए, कल भी जब पूछताछ के लिए सिसोदिया को ले जाया जा रहा था तो अरविंद केजरीवाल ने उनकी गिरफ्तारी को लेकर संदेह जताया था। उनका डर था कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सकता है और आखिरकार जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो इस तरह से ट्वीट किया है। और नीचे ही उनके ट्वीट के अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो का भी ट्वीट है, जिन्होंने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर दुख जताया है। उन्होंने फिर से एक बार सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साध दिया है। अब कुछ बड़े आरोप जो इस बीच सामने आए हैं,
जो आरोप प्रत्यारोप का जो स्टेटमेंट सामने आई है, वक्तव्य सामने आए, वो हम आपको दिखाएंगे ग्राफिक के जरिए कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के दौरान क्या बड़ी बातें कही गई। भगत सिंह का नाम प्रयोग में मत लाएं, मीनाक्षी लेखी बीजेपी पार्टी की तरफ से उनका ये बयान सामने आया, जबकि हाल ही में मनीष सिसोदिया ने खुद को भगत सिंह से तुलना उनकी की थी। उसके बाद ईडी सीबीआई मुझे दे दीजिए, मोदी शाह को 1 घंटे में अरेस्ट कर लूंगा, संजय सिंह की तरफ से बयान सामने आया है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि यह कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी सीबीआई और ईडी की वजह से कई बेकसूर लोगों को जेल जाना पड़ सका है। उसके साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार ये ट्वीट आ रहे हैं, सिर्फ अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। गोपाल राय की तरफ से ट्वीट आया है, उन्होंने ये भी कहा कि सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अडानी है, जो कि देश की सरकार के साथ है, सारी दिल्ली की शराब को शराब नगरी बना दिया है। ये ट्वीट सामने आया है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। अब उसके बाद मीनाक्षी लेखी ने ट्वीट करके कहा है, फिर मोदी और अमित शाह को 1 घंटे में गिरफ्तार कर दूंगा। संजय सिंह की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है, उन्होंने कहा ईडी और सीबीआई मुझे दे दीजिए, शाह को और मोदी को 1 घंटे में अरेस्ट कर दूंगा। अखिलेश यादव का कहना है कि ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। केंद्र सरकार एजेंसियों का लगातार गलत इस्तेमाल कर रही है, अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। और गोपाल राय ने कहा कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अडानी है, जो मोदी की सरकार के साथ है, सारी दिल्ली को शराब नगरी बना दिया है। ये हर्षवर्धन सांसद बीजेपी की तरफ से कोट किया गया, बयान दिया गया। अब चर्चा पर चलेंगे, जो आपको बताते चले इस बीच क्या कुछ बयानबाजी दी गई और क्या कुछ कहा गया, वो भी आपको सुनवा देते हैं। पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से उन्होंने गरीबों के बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए उन्हें अच्छी शिक्षा देना शुरू किया था। पिछले 75 साल में शायद ये पहला शख्स है जिसने हर गरीब के घर में एक उम्मीद जताई थी। रिक्शे वाला, मजदूर, किसान, गरीब आदमी, कि उसका बच्चा भी बड़ा हो कि उसको अच्छा भविष्य मिल सकता है। सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया था। एक शरीफ आदमी है मनीष, उनको आज इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो हम देख रहे हैं किस तरह से पूरे देश के अंदर शरीफों को, देशभक्तों को, अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को तो पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, और जिन लोगों ने अरबों खरबों रुपए लूट लिए बैंकों के और इनके, वो इनके दोस्त हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, वो खुलेआम घूम रहे हैं। उनको नोटिस देने की भी हिम्मत नहीं है लोगों की, क्योंकि वो इनके दोस्त हैं। पूरा देश देख रहा है, लोग देख रहे हैं, और लोग ही इसका जवाब देंगे। मैं और मान साहब अभी उनकी वाइफ से मिलके आ रहे हैं। उनकी वाइफ को काफी सीरियस बीमारी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसमें ब्रेन जो है वो धीरे धीरे ब्रेन का कंट्रोल बॉडी के। मनीष सिसोदिया जी के ऊपर जिस प्रकार से कार्रवाई हुई है, मुझे लगता है केंद्र सरकार अपने जो विरोधी है उनको इस प्रकार से उनका आवाज़ बंद करने की कोशिश कर रही है। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे झारखंड हो, मैंने कहा कि वेस्ट बंगाल हो, जहाँ जहाँ उनकी सरकारें नहीं है, जहाँ जहाँ से सरकार को सवाल पूछे जाते हैं, उस सभी जगह पे सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके अपने विरोधियों को एक तो जेल में डाल रही है या उनको सरेंडर करने पर मजबूर कर रही है। मनीष सिसोदिया हो या हमारे यहाँ अनिल देशमुख हो या मैं खुद हूँ, नवाब मालिक हो, क्या कांग्रेस अपने भारतीय जनता पार्टी में या सत्ताधारी पार्टी में सभी संत और महात्मे बैठे हैं क्या? साधु बैठे हैं क्या? हिमालय से लाए हुए सब यहाँ बैठे? इस देश को दर दिन लूटा जा रहा है। जीवन बीमा किसने लूटा है? स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक का पैसा किसने लूटा है? सबको मालूम है। सरकार के दोस्त है, उनके बारे में एक नोटिस तक नहीं जा रही है, और आबकारी जो उनकी जो पॉलिसी है उस बारे में मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर दिया। ऐसे निर्णय सरकार के होते, कैबिनेट के होते, एक व्यक्ति के नहीं होते।
लेकिन केजरीवाल जी और उनकी पार्टी, चाहे संसद हो, चाहे सड़क हो, चाहे मीडिया हो, सरकार से सवाल पूछ रही है। हम सवाल पूछ रहे हैं, पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं कि तो हमें बदनाम करो, हमारे खिलाफ साजिश बनाओ, षड्यंत्र करो और हमें जेल में डालने की कोशिश करो। हम भी जेल जाकर आए हैं, लेकिन ये तय हुआ है कि ठीक है, आप कितना भी जुल्म करो, हम आवाज उठाते रहेंगे और हम लड़। तो आपने यहाँ पर सुना कि संजय राउत भी आम आदमी पार्टी के समर्थन में आ गए हैं। अब दिलीप यशवर्धन, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं, आज जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ राय है उनकी इस पूरी घटना को लेकर और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का हंगामा इस वक्त पूरे देश में जोर शोर से जारी है। दिलीप यशवर्धन जी, आम आदमी पार्टी के तमाम जो समर्थक और जो कार्यकर्ता हैं इस वक्त सड़क पर आ गए हैं और कल भी जब पूछताछ के लिए मनीष सिसोदिया को ले जाया जा रहा था, हंगामा किया गया। पर सवाल इस बीच ये उठ रहा है कि अगर ये केस फर्जी है तो फिर इतना हंगामा क्यों? और जिस तरह से मनीष सिसोदिया शुरू से कह रहे थे कि वो पूरा सहयोग देंगे, तो अगर सहयोग दे ही रहे हैं तो फिर इस तरह से हंगामा करके वो क्या साबित करना चाह रहे हैं? देखिए, सीबीआई का पहला एलिगेशन ये है कि मनीष सिसोदिया ने इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं किया है। दूसरा एलिगेशन उनका ये है कि उन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है, इंटेंट टू फ्रॉड किया है और किसी भी कार्यवाही में कोऑपरेट न करना ये शो करता है कि देयर इज समथिंग बिहाइंड द कर्टन जो वो नहीं बताना चाहते। 8 घंटे की पूछताछ से उस पूछताछ में उनसे एविडेंसेस कन्फ्रंट किया गया, उस एविडेंसेस पर उन्होंने सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया और हंगामा करना ये पूर्णतः राजनीतिक है। ये कहीं से भी कानून के दायरे में नहीं आता है कि अगर देश की कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी किसी व्यक्ति के खिलाफ, यहाँ मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री नहीं है, एक तरीके से दोषी नहीं है, एक्यूज माने जाएंगे, तो प्राइमा फेसिया उनको अगर कोई इंक्वायरी हो रही है तो वो कानून के दायरे में आती है और इस पर हंगामा करने का कहीं कोई सवाल नहीं खड़ा होता है। हंगामा खड़ा करना प्योरली राजनीतिक। पर दिलीप जी, सवाल ये भी उठाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के समर्थकों और नेताओं की तरफ से कि जो घोटाले की बात जो दावा किया जा रहा है वो पैसे आखिर गए कहाँ? क्योंकि सीबीआई ने कई बार रेड भी मारी मनीष सिसोदिया के कार्यालय पर, उनके ऑफिस में, तमाम ठिकानों पर उनसे जुड़े, कुछ नहीं मिला सीबीआई को। तो फिर अचानक से अब उन्हें ऐसे कौन से सबूत मिल गए हैं कि इतनी बड़ी अब गिरफ्तारी की बात हो रही है? कोर्ट में कुछ ही देर में उन्हें पेश भी किया जाएगा। मिलना कोई सबूत नहीं होता है। जाहिर सी बात है कि अगर कोई फंड का एम्बेजलमेंट करता है तो वो अपने घर में पैसे नहीं रखेगा, वो फंड कहीं न कहीं डाइवर्टेड होते हैं। वो फंड डाइवर्ट हो, अगर कैश है तो कैश कहाँ डाइवर्ट हुआ नोबडी कैन नो। बैंकिंग ट्रांजेक्शन होते हैं तो उनको ट्रैक किया जा सकता है। और इन सारी बातों के ऊपर बात यह है कि अगर मान लीजिए सिसोदिया के खिलाफ कहीं कोई एविडेंस नहीं है तो भले सीबीआई उसको अरेस्ट कर ले, सीबीआई चार्जशीट दायर कर दे, लेकिन कोर्ट सजा नहीं दे सकती है क्योंकि कोर्ट हमेशा एविडेंस के ऊपर चलती है और एविडेंसेस को अगर जब कोर्ट में मामला जाता है तो सीबीआई एक पार्टी होगी, मनीष सिसोदिया दूसरी पार्टी हो जाएंगे। अगर वहां पर सीबीआई ने अपने एलिगेशंस को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ प्रूव नहीं किया तो फिर सारे चार्जेस अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो अगर मनोज सिसोदिया इस बात पर बिल्कुल श्योर हैं कि मेरे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है तो उन्हें डरने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कोर्ट में उनको बेल मिल जाएगी, बेल भी मिल जाएगी, रिलीफ भी मिल जाएगी। ठीक है, ठीक। लेकिन दिलीप जी, कपिल वाजपेयी जी, नेता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। कपिल जी, आप शुरू से कहते आए थे आम आदमी पार्टी की ये फर्जी केस है, मनीष सिसोदिया बेकसूर है, अभी भी यही कहा जा रहा है कि वो बेकसूर है, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे, तो फिर इतना हंगामा आखिर हो क्यों रहा है? अगर आपको इतना भरोसा है कि आपने कुछ गलत नहीं किया, मनीष सिसोदिया ने कुछ गलत नहीं किया, तो फिर ये हंगामा क्यों हो रहा है? क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं वो गलत है इसीलिए उनकी गिरफ्तारी हुई है और अब सत्येंद्र जैन की तरह वो भी शायद जेल की चारदीवारी में नजर आएंगे? भारतीय जनता पार्टी अपना ध्यान बटाने के लिए सब नौटंकी वाला काम करती है। ये एजेंसियों का दुरुपयोग करने का काम भारतीय जनता पार्टी की आदत में है और भारतीय जनता पार्टी ने सत्येंद्र जैन जी को पकड़कर कौन सा अपराध सिद्ध कर दिया पिछले 8 महीने से? मनीष सिसोदिया जी के बहाने से अडानी पे के द्वारा करी गई बड़ी जो घोटालेबाजी करी गई थी उसको छुपाने का काम करे। अब एक्चुअल में दिक्कत क्या है, जो राष्ट्रीय लेवल पर नंदू है, नंदू परेशान है। अब नंदू की परेशानी को दूर करने के लिए ये सब छोटे छोटे कारनामे करके उनको खुश करा जा रहा है। इससे ज्यादा इनका कोई दिमाग नहीं चल रहा है, कहीं कोई विकास के काम नहीं है।
सारे हर चीज, हर प्लेटफॉर्म पे भाई, चाहे आप अगर गौर से देखें तो कश्मीरी पंडितों के मामले पे ये फेल हुए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सारे मामलों पे ये फेल है। तो इस कारण से ठीक है कपिल जी, दिलीप यशवर्धन जी राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। दिलीप जी, क्या आपको भी लगता है जैसे कि कपिल जी कह रहे हैं कि बीजेपी फेल है? बीजेपी फेल है या पास है, यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। ये डिबेट है, कानून से संबंधित है, एविडेंसेस से संबंधित है। नहीं, पर दिलीप जी, जैसे कि हमेशा ही ये आरोप लगते रहे हैं कि बीजेपी जो है ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। अखिलेश यादव ने भी सिसोदिया की गिरफ्तारी पर ऐसे ही ट्वीट करके कहा है, संजय राउत भी उधर से समर्थन कर रहे हैं। बार बार वही एक सेम आरोप लगना बीजेपी पार्टी के ऊपर, क्या लगता है, क्या सत्यता हो सकती है इसमें? क्या आम आदमी पार्टी को, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह से राजनीतिक षड्यंत्र कहीं ना कहीं रचा जा रहा है? मैं इस बात का समर्थन भी नहीं करता हूँ और मैं इस बात का विरोध भी नहीं करता हूँ जी। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीजें होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का पीछे से सपोर्ट हो सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन ये जरूर आता है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी सरकार के अंडर में काम कर सकती है, सरकार का इन्फ्लुएंस काम कर सकता है, और ये सभी सरकारों का करता है। जब कांग्रेस की थी तब कांग्रेस पे भी ये इल्जाम लगा करते थे। लेकिन जब कोर्ट में बात जाती है तो कोर्ट सरकार की एजेंसी नहीं है, कोर्ट एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमेशा एविडेंसेस के ऊपर ही काम करती है, किसी भी एलिगेशन के ऊपर काम नहीं करती है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि मनीष सिसोदिया जी ने फ्रॉड किया है तो फ्रॉड पे उनको सजा हो जानी चाहिए। ऐसा कोर्ट नहीं करती है। हो सकता है कि सीबीआई ने सरकार के इन्फ्लुएंस में आकर के गलत तरीके से उनको अरेस्ट कर लिया हो, गलत चार्जशीट दाखिल कर दी हो, लेकिन जो भी सीबीआई कहेगी, चाहे वो अपनी मर्जी से अपनी इन्वेस्टिगेशन के बेस पे कहे या सरकार के कहने पे कहे, उसको वो बात कोर्ट में प्रूव करनी पड़ेगी। अगर वो कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाएंगे तो फिर सीबीआई का कोई भी चार्ज स्टैंड नहीं करेगा, मनीष सिसोदिया जी बाइज्जत बरी हो जाएंगे। लेकिन अगर मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ चार्जेस प्रूव हो गए और मनीष सिसोदिया जी उसको गलत साबित नहीं कर पाए, तो फिर जाहिर सी बात है, फिर ये नहीं कहा जा सकता कि वो भाजपा की इन्फ्लुएंस में सीबीआई ने अरेस्ट किया है उनको। सत्येंद्र जैन को कब से जेल में रखा हुआ, लेकिन अभी तक आरोप सिद्ध नहीं कर पाए हैं। हाँ, ये देखिए, जहाँ पर जो सरकार, मतलब जो पार्टीज होती हैं, वो सत्ता में रहने का ये फायदा जरूर उठा सकती है, इसको डिले कर सकते हैं। तो इसकी जो सुनवाई है, उसका जो ट्रायल है, उस ट्रायल में डिले हो। लेकिन चूंकि खुद आम आदमी पार्टी भी सत्ता में है, तो वो उतना ही जोर बराबर से लगा सकती है। कोर्ट खुद ये रिक्वेस्ट करी जा सकती है कि देरी क्यों हो रही है। उसके लिए फिर जब मामला कोर्ट के संज्ञान में जाएगा और ये कितना मजबूती के साथ कोर्ट में अपनी पैरवी करते हैं, सारी बातें निर्भर करती हैं। कोर्ट, सरकार ये जरूर कर सकती है कि ट्रायल को डिले कर दे। ठीक है कपिल जी, दिलीप जी ने जैसे कि यहाँ पर कहा कि अगर आपको लगता है सत्येंद्र जैन को गलत तरीके से जेल में रखा हुआ है तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाइए, लेकिन जिस तरह से मनीष सिसोदिया की उनको लेकर कार्रवाई अभी जारी है, कोर्ट में पेशी होनी है, वहां पर सवाल जवाब होंगे, लेकिन उससे पहले ही ये मान लेना कि गलत तरीके से उन्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा, और जिस तरह से आप प्रदर्शन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के तमाम समर्थक, कहां तक सही है? कपिल जी बंद कर देंगे, करते रहे। इन्हें मालूम है कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय वैकल्प के तौर पर पूरे देश में इनके सामने खड़ी हो रही है। अडानी के ध्यान जो घोटालेबाजी करी है, उससे ध्यान बटाने की एक छोटी सी उससे कार्रवाई कर रहे हैं, कलुषित मन से कर रहे हैं, और उसको लोगों के सामने आने से रोकने के लिए ध्यान बटाना, ये इनका प्रोफेशन है, ये काम है इनका। ये विकास के कामों में कोई ध्यान नहीं है इनका। अपने घोटालों से ध्यान बटाने का केवल छोटी सी एक प्रक्रिया है। कपिल जी, एक सेकंड, बात चल रही है शराब घोटाले को लेकर, लेकिन आप मनीष सिसोदिया की शिक्षा नीतियों पर चले जाते हैं, पर जब आबकारी विभाग की बात चल रही है तो उस पर क्यों नहीं आप बात कर रहे हैं? उन्होंने क्या अच्छा किया, वो अच्छा किया है, लेकिन बार बार उसको दिखाना और इस बात पर कुछ ना कहना कि जिसके उन पर आरोप लग रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? क्या आप ध्यान नहीं आरोप लगे तो उसको सिद्ध करके उन्हें जेल भेजो। भाई, अगर आरोप होगा और अगर उन्होंने दोष को कुछ किया होगा, सत्येंद्र जैन पकड़ गए क्या आज तक? सत्येंद्र जैन के खिलाफ चार्जशीट में आज तक कुछ सिद्ध कर पाए? नहीं। तो ये अपनी नई नई बातें कहते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं, क्या दिक्कत है?
और हमने क्या मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी का विरोध किया? आपने बुलाया मनीष सिसोदिया जी सहर्ष, उनकी पूरी की पूरी आपको कौन सी जांच करनी है? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 6 महीने, आप करिए ना, हम उसमें सहयोग कर रहे हैं। 8 महीने से इनकी एक जांच सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ जो कर रहे थे वो आज तक पूरी नहीं हो पाई। सवाल उस पर उठाइए ना, फिर इन दोनों बातों को आप कैसे एक साथ ले मैडम सकते हैं? लगातार उठा रहे हैं और उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का गला दबाने का सब प्रयास करती है। आपने देखा मेयर का चुनाव किस प्रकार से उसका गला दबाने का प्रयास करा था। पर क्या आपको लगता है कि इतना आसान है? देश की काफी प्रतिष्ठित जो संगठन हैं, जो संस्थाएं हैं, सीबीआई और ईडी, क्या आपको लगता है किसी के इन्फ्लुएंस में आकर इस तरह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है? जैसे कि दिलीप जी ने भी कहा, सत्ता में तो आम आदमी पार्टी भी है ना दिल्ली में, तो इतनी आसानी से कैसे कोई मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर सकता है? डिप्टी सीएम है भाई वो दिल्ली के, कुछ आरोप हैं तभी तो ये कार्रवाई हो रही है ना। येदियुरप्पा की जांच शुरू नहीं हुई। येदियुरप्पा चोर है, सब जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप कह रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का तो चाल चरित्र चोरों वाला है, डकैतों वाला। आप इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चोर थे ना। बंगारू लक्ष्मण जी चोरी करते हुए पकड़े गए ना रंगे हाथों। ठीक है कपिल जी, मुझे जवाब नहीं मिला, लेकिन दिलीप जी के पास पहले मैं जाऊंगी। अभी दिलीप जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की बौखलाहट नजर आ रही है, जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, और सीबीआई मुख्यालय के बाहर भी इसी को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ट्रिपल लेयर में जो है वहां पर बैरिकेडिंग की हुई है। देखिए, ये राजनीतिक धर्म है आम आदमी पार्टी का। जिनके नेता को गिरफ्तार किया गया है, अपने नेता के समर्थन में जाएंगे ही जाएंगे। बट मैंने कहा कि ये पॉलिटिकल इशू नहीं है। ये कोई ऐसा इशू नहीं है जहां पर किसी दल ने कोई बात कह दी हो, कोई दल ने किसी इनको कोई हानि पहुंचाई हो, या पब्लिक से रिलेटेड कोई इश्यू हो गया हो। वो कर रहा है धरना प्रदर्शन, उनको पूरा अधिकार तो नहीं है कानूनी तौर पर, बट चूंकि पॉलिटिक्स में चीजें देश में हमेशा होती रहती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कानून के दायरे से बाहर होती है, लेकिन कभी हमारे देश में चलन के तौर पे होती है। और हर राजनीतिक पार्टी को ये लगता है कि धरना करना, प्रदर्शन करना या किसी भी कार्यवाही के खिलाफ बोलना उनका अधिकार है, और ये सभी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी करती थी, जब सत्ता में नहीं थी, जब वो विपक्ष में थी तो भारतीय जनता पार्टी भी यही काम करती थी। तो ये एक राजनीतिक प्रक्रिया है, इसका कोई बहुत अर्थ नहीं है। और दिलीप जी, यहाँ पर ना तो सीबीआई की कार्यवाही बदलेगी। एक बार फिर से घेरा गया है कि मास्टरमाइंड अडानी है, जो कि मोदी सरकार के साथ है। संजय सिंह का बयान है। अडानी का इस मामले में देखिए, हर चीज में अडानी को जोड़ देना ये कहाँ तक सही है? अडानी का लिकर की पॉलिसी सरकार ने बनाई, क्या अडानी से पूछ करके बनाई थी? और अगर अडानी से पूछ करके बनाई थी तो फिर तो अडानी इनके फेवर में हो गए, फिर वो भाजपा के फेवर में कैसे हुए? और अडानी के केस का और लिकर पॉलिसी में हुए स्कैम का, दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है? मैंने कहा ना कि राजनीतिक पार्टियां बयान जब देती हैं या उनके प्रवक्ता जब बोलते हैं तो उन्हें ये समझ में नहीं आता कि वो बोल क्या रहे हैं, और बोलने का आपस में दो बिंदुओं का कनेक्शन क्या है। उन्हें बोलना है बस, बोलने का पता नहीं अर्थ क्या है, अर्थ है कि अनर्थ है, ये उन्हें नहीं पता होता। कई बार इसीलिए उनके प्रवक्ताओं के स्टेटमेंट ही पार्टी को नुकसान पहुंचा देते हैं और पब्लिक में उनकी इमेज गलत करा देते हैं। हर चीज में अडानी के ऊपर ब्लेम लगा देना। लिकर स्कैम, लिकर की पॉलिसी, ये दिल्ली गवर्नमेंट का डिसीजन था, दिल्ली गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से बनाया। उस स्कैम को लेकर के मनीष सिसोदिया पर इल्जाम लगे, तो इसमें अडानी का इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो फिर अडानी तो आपके समर्थन वाले हो गए, फिर वो भाजपा के कहाँ रहे? तो कोई कनेक्शन नहीं है। बाकी पॉलिटिकली हर आदमी हर बात को कहने के स्वतंत्र है। और ठीक है, दिलीप यशवर्धन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर। और अब कपिल जी के पास वापस एक बार रुक करेंगे। कपिल जी, जैसे कि आपकी तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि उनको गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है, झूठे आरोप लग रहे हैं, लेकिन आबकारी नीति जो आपने बनाई, अगर वो इतनी सही थी तो आप उस पर खड़े क्यों नहीं रहे? वापस क्यों लिया गया उसे? मैडम, जो पॉलिसी, अच्छा, ये पॉलिसी पे सिग्नेचर किसने करे, इसको फाइनल किसने किया? वैसे तो हर चीज के लिए एलजी जिम्मेदार, इसके लिए एलजी जिम्मेदार नहीं। जिन्होंने इसको सिग्नेचर करके अथॉरिटी दी, उनसे भी तो पूछताछ होनी चाहिए कि नहीं? भाई, संजय बैजल जी को बुलाकर आज तक क्या सम्मान करा गया? नहीं करा गया। हर चीज के लिए जब एलजी जिम्मेदार, तो इसके लिए मनीष सिसोदिया क्यों? तो कपिल जी, अगर आपको लगता है आपका बेस काफी स्ट्रांग है, काफी आरोप आपके पास हैं, तो फिर इस तरह से प्रदर्शन क्यों हो रहा है? आधार पे यथार्थ नहीं चलता है। मैं फिर कह रहा हूँ, कल्पना के आधार पे यथार्थ नहीं चलता है। अभी भाजपा, अभी
एक साथी कह रहे थे, उन्हें बड़ी परेशानी अडानी के मामले में। अडानी का नाम लेने से आदरणीय संजय सिंह जी ने सदन में और सदन के बाहर इस बात को प्रमुखता के संग उठाया है, और हमें इस बात का एक फैक्ट के संग उठाया है कि किस प्रकार से देश के लोगों का करोड़ों अरबों रुपया अडानी को दान में दे दिया गया और उसने अपनी अय्याशियों में उड़ा दिया। अगर इसको बोलना अपराध है तो हम ये अपराध बार बार करेंगे। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है नंदू को। नंदू परेशान हो जाता है। नंदू की परेशानी को हम रोडों पे जाकर दूर करने का काम कर रहे हैं ना। पंजाब में किया ना, अभी परेशानी ये आई कि भाई इनका मेयर नहीं बन पाया, तो इससे नंदू बौखलाया हुआ। जब नंदू बौखलाएगा तो ये इस प्रकार की कुलसित प्रक्रिया सब काम करते रहेंगे। ये कपिल वाजपेयी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दर्शकों को बता दें कि प्रदर्शन जोर शोर से जारी है, देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। और आपको बता दें कि अब मध्य प्रदेश की रुख करेंगे, जहां से रविंद्र सिंह जादौन हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्टेट हेड। उनसे जानेंगे कि मध्य प्रदेश में भोपाल में जिस तरह से खासतौर पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन हो रहा है, क्या कुछ वहां पर ताजा तस्वीरें हैं। रविंद्र जी, किस तरह का वहां पर समर्थन है और कौन उसको लीड कर रहा है वहां पर? देखिए, अभी सबसे पहले तो ये बता दें, मध्य प्रदेश में जो हुआ है, मध्य प्रदेश भोपाल में प्रदर्शन में आप अनोखा प्रदर्शन का तरीका करना है। यहाँ सभी आपके जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपने हाथों में जो है हथकड़ियाँ पहनी हुई थी और हथकड़ी पहन कर उन्होंने जो है प्रदर्शन शुरू किया था। हालांकि प्रदर्शन उनका जो बीजेपी कार्यालय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है वहां पर शुरू हुआ था। कुछ देर बाद पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़ भगा दिया। उसके बाद वो वहीं थोड़ी दूर पर स्थित विट्ठल मार्केट की तरफ उन्होंने रवानगी डाली, लेकिन उसके बाद वो वापस दोबारा बीजेपी कार्यालय आए। उसके बाद फिर उनको पुलिस ने खदेड़ा और सुभाष नगर फाटक के पास पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की। जी, और राजेंद्र जी, जिस तरीके से आज आह्वान किया गया पूरी आम आदमी पार्टी की तरफ से देश भर में प्रदर्शन होगा, तो भोपाल में जिस तरीके से आपने कहा भी कि सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने चाक चौबंद सुरक्षा की है, विस्तार से थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम वहां पर हैं, कहां पर बैरिकेड्स लगे हैं, या फिर कितने नेता ऐसे हैं जिन्हें हाउस अरेस्ट किया गया या फिर जिन्हें कहीं और किसी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है? ठीक है, बीजेपी के अगर बात करें तो बीजेपी कार्यालय को पूरा छावनी के रूप में तब्दील पुलिस ने पहले से ही कर दिया था। बीजेपी कार्यालय के आसपास भारी मात्रा में बैरिकेड लगाए गए थे। आंसू गैस के गोलों का इंतजाम भी पुलिस ने पूर्ण रूप से कर रखा था। उसके बाद फायर वाटर का भी जो है उन्होंने पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए वहां पर टैंकर मंगा के खड़े किए थे। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी कार्यालय को पूर्ण रूप से छावनी में तब्दील कर दिया गया था, इससे ये साफ तौर पर देखने को मिलता है कि बीजेपी अपने पावर का जो है दुरुपयोग कर रही है। जी, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। दर्शकों को बता दें कि भोपाल से हमारे साथ जुड़े थे स्टेट हेड मध्य प्रदेश के, जिनका कहना है कि वहां पर भी पुलिस की तरफ से व्यापक इंतजाम किए जा चुके हैं और तमाम जो कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए वहां पहुंच रहे हैं उनसे भी खास तौर से शांति बनाए रखने के लिए कहा गया है। लेकिन इस वक्त आक्रामक रूप से आम आदमी पार्टी के तमाम समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको ये बता दें कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की जा चुकी है और अब से कुछ ही देर में उन्हें कोर्ट में पेश किया जाना है। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से कई ऐसे में आरोप सामने आ रहे हैं कि गलत तरीके से उन्हें अरेस्ट किया गया है और उन्हें जेल से छुड़वा कर रहेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर व्यापक तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, एक बार फिर से अडानी पर आरोप लगाते हुए बीजेपी सरकार पर तमाम आरोप लगाए गए हैं और बीजेपी सरकार को घेरते हुए न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि विपक्ष की तमाम पार्टियां भी आम आदमी पार्टी के समर्थन में साथ खड़ी हुई नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव की तरफ से भी ट्वीट करते हुए आम आदमी पार्टी का समर्थन किया गया है। कहा गया कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा चुका है केंद्र सरकार की तरफ से। और अब रुक करेंगे हमीरपुर की ओर, जहां पर से खबर है कि चिकासी में खंड संख्या 7 टोला खंगारन में हैवी प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनों का दुरुपयोग किया जा रहा है और उन मशीनों के जरिए खनन माफिया एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के जो तमाम निर्देश हैं उनकी खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। नदी की जलधारा में भारी भरकम गड्ढे इसी बात की गवाही देने के लिए काफी हैं। तस्वीरों में आप भी साफ देख सकते हैं कि कैसे
हैवी पोकलैंड मशीनें जो कि प्रतिबंधित मशीनें हैं उनसे नदी की जलधारा को रोककर खनन किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार एलएनजी जो कि बड़ी एक हैवी पोकलैंड मशीन होती है उसका प्रयोग खनन कार्य में नहीं कर सकते, ना ही नदी की जलधारा में खनन का कार्य किया जा सकता है। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर एनजीटी और न्यायालय के आदेशों को ताक पर रखकर जिस तरीके से खनन माफिया हैवी पोकलैंड मशीनों के द्वारा नदी में खनन कर रहे हैं वो उन तस्वीरों में साफ कैद हो चुका है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि तमाम जो प्रशासन है उस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर धड़ल्ले के साथ दिन की रोशनी में दिन दहाड़े इस तरह से अवैध खनन किया जा रहा है तो प्रशासन आखिर मूक दर्शक बना क्यों बैठा है, क्यों इन पर कार्रवाई नहीं हुई, आखिर किसके संरक्षण में इतनी बड़ी मात्रा में ये खनन किया जा रहा है। और साथ ही साथ सुप्रीम न्यायालय के निर्देशों का आदेशों का यहाँ पर सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। आखिर कौन इसका जिम्मेदार है और प्रशासन की कितनी जिम्मेदारी बनती है। तो वहीं तस्वीरें हम आपको दिखा दें एक बार फिर से कि बेखौफ खनन माफिया बेधड़क तरीके से अवैध खनन कर रहे हैं। प्रशासन पर तमाम सवाल लगातार उठ रहे हैं। ग्रामीणों का भी कहना है कि दिन दहाड़े अवैध खनन किया जा रहा है और रात में भी नज़ारा कुछ अलग नहीं है क्योंकि मिट्टी से लदे तमाम जो ट्रैक्टर हैं सड़कों से होकर गुजरते हैं। कई नो एंट्री में भी इस तरह के ट्रैक्टर गुजरते हुए देखे गए जहां पर ओवरलोडिंग वाहन गुजर रहे हैं, मिट्टी से लदे हुए वो ट्रैक्टर्स होते हैं और उन्हीं के जरिए सड़कों को भी खासा नुकसान पहुंच रहा है। ओवरलोडिंग की वजह से सड़कों के गड्ढे और भी गहरे होते जा रहे हैं। लेकिन प्रशासन अभी भी नतमस्तक दिखाई दे रहा है खनन माफियाओं के सामने। हैवी पोकलैंड मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और सवाल उठना लाजमी है कि इतनी जो भारी भरकम मशीनें हैं वहां पर पहुंचती हैं, खनन कर रही हैं, लेकिन उन्हें ना तो रास्ते में रोका गया, ना किसी ने उनसे पूछताछ की और ना अब जबकि खनन हो रहा है दिन दहाड़े तब उन पर किसी तरह की कार्रवाई हुई। हालांकि दावे जरूर किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से, लेकिन वो तमाम दावे धराशायी हो जाते हैं ऐसी तस्वीरों के सामने जो कि साफ दर्शा रही हैं कि किस तरीके से दिन के उजाले में अवैध खनन हो रहा है। बता दें आपको कि हमीरपुर झांसी बॉर्डर से चल के आने वाले जो नॉन रॉयल्टी ओवरलोड ट्रक हैं लगातार राजस्व को चूना लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। और दूसरी तरफ कार्रवाई करने के बावजूद भी ये जो खनन माफिया हैं ये बाज नहीं आ रहे हैं। और अब रामनगरी अयोध्या की ओर रुख करेंगे जहां भवन निर्माण समिति के 2 दिवसीय बैठक रविवार को देर शाम को संपन्न हुई है। इस बैठक में मंदिर में जो स्थापित होने वाली रामलला की प्रतिमा है उसके साथ साथ मुनि अगस्त और जटायु की प्रतिमा के निर्माण के लिए विशेषज्ञ मूर्तिकारों की टीम का चयन किया गया है। इस दौरान ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि दक्षिण से भी एक शिला आने वाली है जिसको मूर्ति विशेषज्ञ ही तय करेंगे ये किस शिला से रामलला की प्रतिमा का निर्माण कराया जाएगा और इसके लिए कर्नाटक जयपुर से भी विशेषज्ञ बुलाए जाएंगे। सभी को मूर्ति के बारे में सारी विस्तार से सूचनाएं भी दी जाएंगी। और 2 दिवसीय बैठक हुई है, कई अहम बातों को लेकर, मुख्य केंद्र बिंदुओं को लेकर चर्चा हुई है। राम मंदिर निर्माण को लेकर तेजी के साथ कार्य जारी है और उसमें और तेजी लाने के लिए ये मीटिंग रखी गई। रामलला की मूर्ति पर चर्चा हुई और ये सबको बताया गया कि कर्नाटक से 2 विशाल शिलाखंड आ गए और आज राजस्थान से भी 3 पत्थर आए हैं। संभवतः आने वाले 2 दिन में राजस्थान से 1 शिलाखंड और आ जाएगा। दक्षिण भारत से भी 1 शिलाखंड प्राप्त होने की उम्मीद है। ये सबकी जानकारी में ला दिया गया है।
आज जो राजस्थान से 3 शिलाखंड आए थे, मैंने देखे नहीं थे, मैं उनको अभी देखने गया। जटायु के निर्माण की चर्चा लगभग पूरी हो गई है। और इस खबर पर राघवेंद्र मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अयोध्या से, उनसे जानेंगे। राघवेंद्र, जो चर्चा हुई है, काफी कुछ मुख्य केंद्र बिंदु इसमें रहे, आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे इस चर्चा में क्या कुछ बात की गई। जिस तौर से ये राम मंदिर निर्माण की समिति की बैठक चल रही है, तो हर महीने लास्ट सैटरडे बैठक होती है और बैठक में निर्णय लिया गया है कि इनके मंदिर निर्माण कार्यों का पूरा जायजा लिया गया है। उसके बाद आपको बता दें कि नेपाल और कर्नाटक से दो शिला और ये जयपुर से 3 शिलाएं आई हैं, जो कि राम मंदिर में जो राम की प्रतिमा बन रही है उसमें लगाई जाएगी। और मूर्तिकार जो है वो कल एक अपना उसको प्रमाण दिए हैं कि किस ढंग से मूर्ति बनाई जाएगी, उसको गर्भगृह में कैसे स्थापित किया जाएगा। तो इन सब चीजों को लेकर के पूरी तरीके से मंथन किया गया जी। को लेकर राघवेंद्र, क्या कोई समय सीमा भी निर्धारित की गई है जिस तरह से निर्माण होना है रामलला की मूर्ति का, कि कब तक ये पूरा हो जाएगा? डेडलाइन की एक राम मंदिर निर्माण की जो है वो दिसंबर 2023 को दिया गया है कि दिसंबर 2023 में राम मंदिर निर्माण का कार्य जो है जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जो कि 14 जनवरी को, जो कि यहाँ पे राम भक्त जो हैं गर्भगृह में रामलला का दर्शन करने की प्रक्रिया जो है वो चालू हो जाएगी जी। शिलाएं पहुंची हैं रायपुर राजस्थान से पहुंची हैं और दक्षिण से भी और भी कुछ शिलाएं आनी हैं, तो उस लिहाज से मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि क्या लगता है कितने समय तक इन शिलाओं पर से निर्माण शुरू हो सकेगा या वो खत्म हो पाएगा, कब मूर्ति स्थापित की जा सकेगी? देखिए पल्लवी, जो बात की जाएगी शिलाओं के आने जाने का दौर तो ये चल ही रहा है। अगर राम मंदिर निर्माण का बता दें आपको कि 65 से 70% काम जो है वो पूरा हो चुका है। गर्भगृह का काम पूरा हो चुका है, चबूतरे का काम पूरा हो चुका है। अब परकोटा का काम चल रहा है। परकोटा में जो मंदिर के चारों तरफ परकोटा बन रहा है तो उसका काम चल रहा है। मंदिर के गेट का काम चल रहा है। और बता दें कि इसके साथ साथ जो है राम पथ और भक्ति पथ के नाम से 2 सड़कें निकाली जा रही है, जो कि रामलला के मंदिर के अंदर तक जाएंगी, जो वहां श्रद्धालु जा करके और मंदिर में रामलला का दर्शन कर सके जी। ऐसे कोई बात की गई जो पूरा निर्माण को लेकर जो एक बजट तय किया गया था, उस लिहाज से भी क्या कुछ खर्च पर बात हुई है? या ट्रस्ट के पदाधिकारी जो हैं ये बजट को लेकर के अभी कोई प्रक्रिया नहीं जारी किया है, न कोई ऐसा लेटर जारी इशू किया गया है कि बजट कम पड़ रहा है या अधिक है या और लेना है। तो इन सब चीजों पे अभी कोई बात चर्चा नहीं की गई है जी। राघवेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर। दर्शकों को बता दें कि जैसे कि राघवेंद्र ने कहा कि राम मंदिर का जो निर्माण है वो तेजी के साथ चल रहा है, 65% कार्य पूरा हो चुका है। और आपको बता दें लगातार जो बैठकें हैं वो भी हो रही हैं ताकि समय समय पर जो निर्माण कार्य है उनकी स्थिति पर चर्चा की जा सके और आगे किस तरीके से इस काम को बढ़ाना है उस पर चर्चा हो सके। और ब्यूरो रिपोर्ट में आज मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।